स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान फानी। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पंचो जय हिंद। समोखन भैया पूरन भाई अपने पंचे अगोरत हुई हैं कि पूरन भैया और समोखन भैया का लेके आवा है। तो यही हमारे पंचन के स्वागत करत भय हम सभी आज जोन लेके आए हैं अपनी पंचायती में, वही है कि जोन पशुधन अपन है, चाहे गाय भैंस जोन कुछ है, उनके मौसमी बीमारी से कैसे बचाव करे चाहिए। साथे साथे एक बात कही लावा हन हम उनके डॉक्टर संजय कुमार वर्मा भैया के, जो सह प्राध्यापक उद्यान के हैं, अपने आचार्य नरेंद्र कृष्ण प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के, उनसे बात कही कांति श्रीवास्तव किए हैं। किसानों के सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि वानिकी, और बाकी तो बिल्कुल भैया। और एक चर्चा रहे आयल पाम के विषय में, है ना, और उसका एक संदेश पंचे सुनी है अपने। साथे साथे जौन है गीत गौनई, बाजार भाव, मौसम के हाल, काल पंचे का सुनिए, इहो बतावा जाइए। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले जोन बात है ना, ये जोन अपन गोरू बछरू हैं, पशुधन है, इनके चर्चा आवश्यक है। ये हमारे की अपन सबकी खेती बाड़ी में इनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा थे। और जोन अपन एक कहा जाता है अतिरिक्त आय, दूध घी ये सब, वही के बारे में अगर इनके ध्यान रखा जाए तो हमारा सबके आय घट सकता है। बिल्कुल भाई, देखो इन्हीं से गोरून बछरू से ही, उनके दूधे से अपने सबका स्वास्थ्य रहा है, तो उनके स्वास्थ्य सही रहा है, एक जिम्मेदारी अपने हुआ है। बिल्कुल। और अब चूंकि सावन के महीना है, लाग गवा है, बरखा होती है, तो ऐसा में इनके जो जहाँ बांधे की जगह है, इनका जो खुराई होता है, खुरपका न हो पाए और कोनो बेरामी न हो पाए, खंगाए न पावे, योग ध्यान रखे के। साथ साथे जो अपन जैसे गिरी गाय है, उनके अगर बैठे की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो कब आप देखो तो उनका जब थन होता है, वैसे थनई ला जो खून आ सकता है और कुछ हो सकता है, तो वो ध्यान रखे का है। बिल्कुल भैया, जौन सरिया हुए ओका जैसे गोबर करें या जौन कीचड़ हो जाए, है ना, पानी गिर जाए, तो उसे बढ़िया समय समय पे साफ करें, झूर राखी डाल दिए बढ़िया, है ना, यहाँ एकदम खुला रहे, साफ सुथरा रहे, तो गोरू अपन जो है स्वस्थ रहे। साथ में एक और होशियारी बरता है कि हालांकि पंच भैया हमारे करत ही का, लेकिन जैसे गधारे हैं चला गए, तो हुआ जब गुरु तालीम घुसरेगा तो कहूँ झोंक लाग गए, कहूँ कुछ हो गया, गंदा पानी पिए तो पेटे में किरवा चला गया। मतलब किरवा मतलब वो जो वर्म होते जो बने का क्रीम, तो वह से किंचा हमें सबका होशियारी बरते के चाहिए। भाई बहिरे तो दिए करें होशियारी के बरतबे करें, साथे साथे जौन घरे अपन हौदिन जौन खात गोरू वो का संजा सवेरे बढ़िया से साफ करके, साफ पानी से साफ करके तब बढ़िया चारा दिए, है ना। हाँ, और यही के साथ चारा के साथ साथ यो ध्यान रखे चाहिए, जैसे अपने सबका गैस हो जाता है, अपच हो जाता है ना, ऐसे मौसम ऐसा है कि अगर में किंचो गड़बड़ी भी तो उन्हों का अपच हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, तो वह ध्यान रखे के चाहिए। और दुहे से पहले जैसे दुधारू जानवर है तो थन वगैरह ठीक से धुल के तब अगर बाद निकालनी चाहिए। अब भाई जौन चीज फायदा वाली चीज है, अगर वह अपन जो असुरक्षित रहे तो कहाँ से फायदा करे। एक बात और है, कुछ पंच भैया लगातार तो मान लो नहीं है, कोई दिक्कत है तो लगातार गोरू उनके भीज जाता है। जब लगातार हम तुम भीजी थे तो हम सब कब दिक्कत हो सकता है। बिल्कुल भैया, तो गुरु बछरू को वैसे नहीं समझे चाहिए, और खाली भिजबे नहीं भैया, वही डरना है। साथे साथे देखो जब खूब तड़के फड़के लागत है ना, तो बिजली गिरे के संभावना बनी रहा है। बिल्कुल भैया, तो जब ऐसा मौसम देखे तो अपन लेके चला जाए घरे, सरियम बांध दे। हाँ, कुछ ऐसा व्यवस्था हमें सबका करे पड़े, चाहे जो नहीं मेयर से। लेकिन अब यही साथे पंचन का जो बतकही है, जो बताए रहो ना, किसानों के सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि वानिकी,
बिल्कुल भैया। और देखो एक कैसे जुड़त है ना कि खेती के साथे पशुपालन और खेती के साथे जो है कृषि वानिकी अगर अपनावा जाए तो अपन लाभ का ओर से मिल सकता है। भैया देखो, जब तक चारीवार से ना हुए ना आँख तब तक गड़बड़ा जाए मामला। हाँ, तो देखो जोन विषय है ना भेंटवार्ता का अपने किसानों की सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि वानिकी, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार भैया, जो उनकी सह प्राध्यापक हैं उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। और इनसे अपने कांति श्रीवास्तव बहनी बतिया नहीं, चलो अपने सब सुना जाए। बिल्कुल भैया। पंचों अपने सभी खेती पाती तो कीन ही जात है, जौने से भरपूर लाभ भी अपने किसान पंचे उनका मिलत है। मूला किसानन के सामाजिक आर्थिक समृद्धि खातिर कृषि वानिकी में काव और कैसे कीन जाए, यही विषय पर हम जाने समझे बदे आज अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किए बाटे डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी का, जौन की प्राध्यापक उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आवा बाटे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत करत भाई हम आपसे ये जानना चाहे थे कि कृषि वानिकी के अंतर्गत पेड़ पौधा लगाए से किसानन का कौन और कैसे लाभ मिलत है। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि लगभग 3/4 जनसंख्या हम लोगों की जो वृक्षों पर आधारित होती है, तो लाभ जो कृषि वानिकी से संबंधित है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जनसंख्या हम लोगों की बढ़ रही है, उसी तरह हमको चारे, ईंधन, इमारती लकड़ियों और कमियों का निवारण वृक्षारोपण द्वारा ही किया जा सकता है। उपलब्ध प्राकृतिक वनों एवं जैविक दबाव को कम किया जाना भी ज़रूरी है, जो कि कृषि वानिकी के अंतर्गत किया जा सकता है। भूमि के एक ही निश्चित क्षेत्रफल से अधिक पैदावार हम ले सकते हैं। जैसे कि हम मेड़ों पर वृक्षारोपण कर देंगे तो आपको वृक्षारोपण से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। उसके अलावा भूमि की उर्वरकता भी बढ़ती है और कच्चे माल की भी आपूर्ति होती है। इंडस्ट्री में भी हमारा फायदा रहता है काफ़ी, और रोजगार का भी बढ़ोतरी होती। डॉक्टर साहब, एक अलावा हम आपसे ये जानना चाहते कि जैसे जो वृक्ष है ओके प्रजातियन का, जैसे हमें से मेर के पेड़ पौधे लगाए थे, तो ओके प्रजाति के चयन कैसे किन जाए। देखिए किसान भाइयों, प्रजातियों के चयन के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा प्रजाति जो होती है बीमारी रहित होनी चाहिए और अच्छे वृक्षों का चयन करना चाहिए। अच्छे वृक्षों से बीज इकट्ठा करना चाहिए या क्लोनल जो भी कटिंग द्वारा पौधा तैयार किया जाता है वो भी अच्छे वृक्षों से, जिससे कि तना जो होता है, स्टेम होता है, उसका सीधा जाए और लकड़ी अच्छी मिले और पैसा भी ज़्यादा मिले। और छोटे छत्र वाला क्राउन होना चाहिए पेड़, जैसे सफेदा होता है, जिससे कि फसलों को नुकसान ना पड़े। और छाया जो होती है पेड़ों की फसलों पर, जिससे नुकसान ना हो। और मूसला जड़ होनी चाहिए तथा नाइट्रोजन वाली फिक्सिंग वाली प्रजातियों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मतलब प्रजातियन के चुनाव करत समय इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये तो रही प्रजातियन के बात। लेकिन डॉक्टर भैया, हम आपसे एक बात और जानना चाहिए थी कि जैसे सागौन के वृक्ष अगर हमें इसका लगाव है तो एक वृक्षारोपण कैसे करें। सागौन के वृक्षारोपण आजकल किसान भाई काफी लोग लगा रहे हैं यहाँ पे पूर्वांचल में काफी फायदेमंद है ये। और मेड़ों पर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन ज्यादा नहीं है तो आप मेड़ों पर लगा दीजिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 200 पेड़ लगा देंगे तो आपको काफी फायदा होगा। और इसकी नर्सरी भी खुद भी तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका बीज दिसंबर जनवरी में इकट्ठा करके आप खुद गड्ढे में डाल के और गोबर की खाद डाल के उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद 20 दिन बाद निकाल दीजिए उसको। फिर नर्सरी बेड में तैयार करके आप लगा दीजिए। उसके अलावा भी अगर रूट शूट से भी करते हैं, जिससे कोपिस निकलता है, उससे भी आप पौधा तैयार कर पाते हैं। और जून जुलाई के आसपास पौधा तैयार हो जाता है। दिसंबर में अगर बीज इकट्ठा करते हैं तो आप पौधा उसको खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या मेड़ों पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गड्ढा भी इसके लिए ज़रूरी है सोचना कि 45 गुणा 45 सेंटीमीटर गहरा और ऊंचा गड्ढा होना चाहिए, चौड़ा गड्ढा, जिससे कि नीचे जड़ उसकी अच्छी तरह जा सके। अन्यथा जड़ वहीं ऊपर रहेगी और पौधे की बढ़वार कम हो जाएगी। और 2 बाई 2 मीटर के अंतराल पर अगर मेड़ों पर पौधे लगाते हैं तो हम 200 पौधे लगाए जा सकते हैं। और उसके बीच में भी अगर आप लगाना चाहें तो करौंदा बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि जानवरों का आवागमन भी
कम हो जाएगा। जी, जैसे मान लीजिए ये पौधा जो हम लगा रहे हैं, ये बताए कि सफेदा का है कि नहीं, तो सफेदा या सागौन जो भी लगा रहे हैं, तो उसमें जैसे ये तो गड्ढे की बात बताए आपकी इतने गहराई में होना चाहिए, लेकिन एकरे अलावा जो दूरी अंतराल जैसे जो ने कहा थी वो कैसे के मतलब कितने फुए दूरी जैसे मेड़ों पे आप लगा रहे हैं तो 2 गुणा 2 मीटर पे आप लगा दीजिए। अच्छा। और उसी के बीच में 1 मीटर पे आप करौंदा भी लगा सकते हैं, जिससे करौंदा से फल भी प्राप्त होगा तथा आपका जानवरों से खेत की बचत भी हो जाएगी, जिससे कि अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे जानवर लोग। अच्छा। इसकी लकड़ी काफी फायदेमंद होती है, करीब 20 साल में परिपक्व हो जाती है और इस समय लकड़ी 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से बाजार में उपलब्ध है इसकी। इस सागौन के बात करते हैं। अच्छा, ये तो रही सागौन के बाद डॉक्टर साहब, लेकिन एकरे अलावा जैसे मान लिया हमारे पंचे सफेदा का वृक्ष लगावा चाहते हैं तो ओके प्रजाति के चयन कैसे करें? सफेदा में तैयार करने के लिए 2 तरीके होते हैं, किसान भाई खुद भी कर सकते हैं और बाजार से भी कर सकते हैं। जी। बाजार में 2 तरीके से होते हैं, बीजों से तैयार किया हुआ पौधा होता है, एक कटिंग से तैयार किया होता है। कटिंग वाला स्पीसीज जो है ITC भद्राचलम का 413 एक स्पीसीज है, तो उसको आप लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सीधा जाता है, बाजार में उपलब्ध भी है, रूट ट्रेनर में पौधा सेल किया जाता मिलता है बाजार में। अच्छा। अन्यथा बीजों द्वारा आप नवंबर में बीज इकट्ठा करके आप खेतों में लगा दीजिए, अपने मतलब नर्सरी बेड में लगा दीजिए। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद आप पॉलीथीन में लगा दीजिए। अच्छा। 6 महीने में पौधा लगाने लायक हो जाता है, खेतों में आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं, बरसात। उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, 7-8 साल में काटने लायक पौधे हो जाते हैं पेड़। अच्छा। इसमें भी अंतराल वही रखा जाता है, मेड़ों पर अगर लगाते हैं तो 2 गुणा 2 मीटर पे लगाया जाता है, 1 हेक्टेयर में लगभग 200 पेड़ का लगाया जा सकता है। अच्छा, ये तो जैसे सफेदा के बाद बताइन कि सफेदा प्रजाति और वो के अंतराल और गहराई के बारे में बताइन अपने पंचन का, लेकिन एकरे अलावा एक पौधा है महोगनी प्रजाति। जी। तो एक चुनाव और एक लगावे के तरीका कैसन है? देखिए किसान भाइयों, आपको बताएं महोगनी एक नई स्पीसीज अभी आई है इधर पूर्वांचल में। हम लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं, किसान लोग भी लगा रहे हैं, काफी बरसात में भी लगाया। कल भी हमारे बड़े बड़े आदमी लोग आ रहे हैं, तो 2000 पौधा लगाने का हमारा टारगेट है कल महोगनी का। अच्छा। तो महोगनी और सागौन लगभग एक जैसी लकड़ी है। सागौन से फर्नीचर बनता है, लेकिन महोगनी से वुड पैनलिंग जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वो आप बना सकते हैं, या और दूसरे काम दीवार पे भी लगा सकते हैं। लकड़ी बहुत अच्छी देखने में लगती है, लाल रंग की होती है, रेडिश ब्राउन होती है, उस काम में ज्यादा लिया जाता है। तो इसकी भी दूरी वैसे ही रख सकते हैं, 2 गुणा 2 मीटर पे। खेतों में अगर जगह है तो आप खेत के बीच में लगा दीजिए, अन्यथा 2 गुणा 2 मीटर पे ही आप लगाइए उसको। अच्छा, जैसे बताइन कि एक जो पैनल वगैरह बना था, ये मतलब बहुत लाभकारी पौधा है एक तरीके से। डॉक्टर भैया, आप जैसे ही बताओ बाटिन की महोगनी के प्रजाति के बारे में बताइन अभी, तो एक लगाए के मतलब एक जैसे कोनो रोजी रोजगार के रूप में भी अपने समय ले सकत हैं? रोजी रोजगार तो है ही, अगर पौधा लगेगा तो किसानों को रोजगार मिलेगा, लगे रहेंगे, उसको बेचेंगे, या कोई अपना घरेलू उद्योग भी चालू कर सकते हैं। लकड़ी फर्नीचर उद्योग है या कोई दूसरा उद्योग है, कृषि वानिकी के अंतर्गत आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी अन्य प्रजातियां हैं, वो आप लगाइए। अन्य प्रजातियों का मतलब है आपका? अन्य प्रजातियां जैसे यहाँ अर्रा है, ड्रेक लगाते हैं, वो भी आपका प्लाईवुड इंडस्ट्री में चला जाता है। जी। सफेदा बताई दिया हमने, महोगनी बता दिया है। मालाबार नीम एक अन्य प्रजाति है जो कि अभी धीरे धीरे चालू हो रही है, कुछ किसानों को हमने दिया है, वो भी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है और 5 साल में काफी उससे लकड़ी प्राप्त हो जाती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मालाबार नीम, और आराम से हो जाता है, ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी, जानवर भी कम नुकसान करते हैं इसको। अच्छा। जी। मतलब एक अगर लगाए दी जाए खेती पाती में अपने, तो जानवर से ज्यादा नुकसान हो के कोनो संभावना नहीं रहा। नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई ना आप डॉक्टर भैया। लेकिन एकरे अलावा जैसे हमार पंचे भाई सफेदा लगाइन, सागौन लगाइन, महोगनी लगाइन, एकरे अलावा भाई कोनो विशेष चीज अगर हमें सबसे छूटत हुई बात कही माँ, तो ओकरे बारे में आप अपने पंचन का कुछ बतावें। किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि कृषि वानिकी के अंतर्गत एक ही जमीन पे कृषि के साथ वानिकी भी लगाया जाता है पेड़ पौधों को। तो उसमें उगाने के लिए हम बहुदेशीय प्रजाति को ही लगाना उचित रहता है, जिससे कि पर्यावरण हमारा अच्छा होगा और बहुदेशीय प्रजातियों को हम तवज्जो देंगे, जिससे हमको आमदनी होगी तथा रोजगार आदि का प्राप्ति होगी किसानों को।
बहुत अच्छी बात बताएं कि जो है मतलब पौधरोपण करी हैं अपने खेते पाती में, तो एक तो उन्हें भाई लाभ मिले, भाई एक तो आय ऐसे बढ़ता है कि नहीं, और दूसरे जो है अपन रोजी रोजगार भी उसे कह सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो उनका लाभ है एक है मतलब कि अपने पंचन का चाहिए कि हम जो है यह पौधन का लगाई अपने खेती पाती में और इससे लाभ ले। तो देखा डॉक्टर भैया आप हमारे कार्यक्रम में आइन कृषि वानिकी में का और कैसे करे का है यही विषय पर ही समझे जाने बदे आप अपने पंचन का इतनी बढ़िया जानकारी दी इतनी कम समय में, एकरे बदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचो मैं ही जैसा आप सुनो हमारे पूरन भैया सुनवाइन आपके किसानों के सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि वानिकी बात कही रही डॉक्टर संजय कुमार वर्मा के साथ है श्रीमती कांति श्रीवास्तव के। निश्चित रूप से सफलता हम सभी पाए सके थे अगर बढ़िया से देखी, लेकिन यही के साथ साथ जैसे गौपालन करी थे हम, अपन पारंपरिक खेती करी थे हम, एक नवा जो प्रोजेक्ट उद्यम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में आयल पाम के भारत सरकार पर बहुत कुछ सुविधा देती है, यहाँ तक कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक के सब्सिडी मिलती है, जोन वगैरह यंत्र वगैरह हैं, बोरवेल है, सोलर है, बिजली का वो सब है, सब मिले वाली बात है। तो हम तो कही थे कि ये के साथ साथ अगर हम अंतर्वर्ती फसल लेवे करी थे तो अगर यहू को हम लगा करी और अंतर्वर्ती फसल यूँ ले सके थे तो हम लोग काफ़ी कुछ कमा सके थे, अपन आर्थिक समृद्धि आगे बढ़ा सके थे। बिल्कुल भैया, जौन अपने सब खेती मौजूदा करत हैं एकरे साथे एक अपनावा जाए तो ऐसे जौन आयल पाम से कम लागत में जौन तेल निकलत ना उससे ओका बेच के भी अपन आय बढ़ावा जा सकत है। बिल्कुल, जैसे अभी पहले की बात रही कि जौन खाद्य तेल मिशन रहा वगैरह, फिर आयल पाम के बात है जो अपने से यहाँ पाम आयल कही थे ना, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल्स आयल पाम साथ में NNEOOP के शुरुआत जो 2021-22 में की गई रही है, तो वह के हम लोग अगर लाभ उठाए तो काफ़ी कुछ फ़ायदा ले सके थे। और हम का बताई अब बेहतर तो ये भैया पूरन जो नहीं लेके आवा हो सनेसवा एक पंचन सुनवाई दे तो नहीं रहा। बिल्कुल, चलो अपनों सब सुना जाए, अपने पंचो सुने। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NNEOOP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। भैया पूरन, हाँ भैया, ये तो संदेश रहा, लेकिन एक बात बताओ, आषाढ़ बीतेगा, सावन चलता है, पंचमी आए वाली बा, झलुआ की शुरुआत अब हो जाए हैं, और ऐसे तो भैया को कजरी वजरी ना हो, बताओ पंचायती में कैसे काम चले। बिल्कुल भैया, मन समझ गए। और देखो आज जौन कजरी लेके आवा है ना अपने रत्नेश द्विवेदी उनके साथियन की आवाज में कि कबले अउबा बलम परदेसिया कजरी, का बात, चला क्या बात है। देखी जो टिरनिया हो, देखी जो टिरनिया
भैया पूरन भैया ये तो रही रत्नेश द्विवेदी उनके साथी गौने कबले औवा बलम परदेसिया। भाई धाने के टीम लागे वाली बात सारी बात है, तो स्वाभाविक है घर परिवार के लोग याद कर रहे थे। लेकिन अब सबसे पहले बात जो पंचन से बत कही भे रही है उनका अयोध्या मंडी के भाव बतावे के। बिल्कुल भैया, देखो आज जो अयोध्या मंडी के बाजार भाव मिला है ना, उसका बताओ चली पंचन का। चावल कामन रहा 3150 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा रहा 2570 रुपया प्रति कुंटल, मक्का पीली रहा 2360 रुपया और उड़द दाल काली रहा 10,200 रुपया प्रति कुंटल। जबकि 6,600 रुपया कुंटल पाछे भाव रहा चना देशी के। मसूर के भाव रहा 6,750 रुपया कुंटल, अलहरी रही 8,700 रुपया कुंटल, अलहरी की दाल रही 10,300 रुपया कुंटल, उजर की आलू रही 1,280 रुपया कुंटल, जबकि ललकई प्याज जो रही 1,420 रुपया कुंटल, टमाटर का भाव रहा 2,820 रुपया कुंटल। साथ लहसुन रहा 6,900 रुपया प्रति कुंटल, करेला रहा 1,800 रुपया प्रति कुंटल, तरोई हरर की रही 1,560 रुपया और भाटा रहा 1,550 रुपया प्रति कुंटल। हरियर मिर्च रहा 2,450 रुपया कुंटल, लौकी के भाव रहा 1,100 रुपया कुंटल, 4,150 रुपया कुंटल पछे भाव रहा अदरक के। भिंडी रही 1,750 रुपया कुंटल, परवर रहा 2,450 रुपया कुंटल, पक्का केला रहा 2,770 रुपया कुंटल और नेबुआ रहा भैया 5,270 रुपया प्रति कुंटल, पपीता रहा 2,770 रुपया और सेब रहा 13,300 रुपया प्रति कुंटल, अनार रहा 7,300 रुपया प्रति कुंटल और आम पक्का रहा 2,840 रुपया प्रति कुंटल। जबकि गुड़बट्टी के भाव रहा 4,570 रुपया कुंटल, चीनी रही 4,140 रुपया कुंटल। लेकिन अब पंचन का चलत के मौसम के हाल, अधिकतम तापमान रहा आज के 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा है। आर्द्रता अधिकतम रही 85%, न्यूनतम रही 50%। और हवा के गति रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा रही उत्तरी पूर्वी और वर्षा जोन मापी गए है 4.8 मिलीमीटर। जबकि अगले 24 घंटा में आवे वाला जोन है वह अनुमान है कि आसमान में हल्का बादल छावा रहे, कहूँ कहूँ हल्की फुल्की बरखा होए के उम्मीद है। लेकिन काल के जोन कार्यक्रम में पंचन बताओ चली। बिल्कुल, काल पंचे जोन है चर्चा सुनिए जल संरक्षण और एक भेंटवार्ता रहे धान की फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु उन्नत तकनीक। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार भैया और भैया समूखन भैया। साथ जोन है देखो यह समय जोन है मौसम के बदलाव होत बा, खेती बाड़ी में इतना मेहनत की जात बा, अपने खान पान पर अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखब जरूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरत है जो हमारे पशु प्राणी हैं उन पे ध्यान रखब जरूरी है। और जहाँ तक हो सके चूँकि मौसम के जो गड़बड़ी हुए ना, जब आकाशीय बिजली गिरत हो तो अपना कोशिश करी कि पेड़ के तेरे नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह पे जाई, वो ज़्यादा अच्छा रहे। पेड़ के तेरे जब बरखा आंधी आवे तो ना खड़ा हुई हुआ भैया। तनिका भी अगर सावधानी बरती जात है तो न अपन जीवन बचावा जा सकता है, साथ ही अपन परिवार जो है वह का सुखी रखा जा सकता है। भैया बहुत कुछ आगे करे के देश में अपन बहुत ज़्यादा योगदान करे के, यही हमारे हमें सतर्क रहे है। तो हम तो ये कहबे कि पंचन से निवेदन साथ अपन सुझाव हमें दियत रहें। अगली पंचायती में फिर मिल मुलाकात हुई, तबले हमें यानी समूखन का और पूरन का दे अनुमति। जय हिंद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।